हम या तो निशेष ऐसे कैसे लिख सकते हैं, या संधि करेंगे तो फिर संधि में तो क्या बनेगा, यही से बन जाएगा, तो डबल हो जाएगा ये निशेष। जैसे आपने देखा होगा ना, दुशासन, दु प्लस शासन, तो ये क्या बन जाएगा, दुशासन, इसी का इसे बन जाएगा। ये देखिए आप, ये संधि है। अगर आप ऐसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, मत करो संधि। संधि करोगे तो वो किस में बदलेगा, आदेशय में बदलेगा। ठीक है, तो हमारी हिंदी में लिखने की परंपरा भी है, तो दुशासन ने लिखे हम विसर्ग लगा के और फिर ऐसे लिख देते हैं। मेरे विचार में संधि करके लिखना चाहिए। इसको बोलने में इसको हम कहेंगे दुशासन, अलग अलग बोलेंगे, वहाँ दुशासन बोलेंगे, तो दुशासन नाम बोलो ना आराम से। तो ये ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए इसका, बल्कि संधि कर देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही देखिए अब आगे। अगर इसका कोई शब्द तो है नहीं शय का, अगले शय का देखिए आप, दुह प्लस साहस, दु प्लस साहस, षटकोण वाले का कोई है नहीं, दुस्साहस। जब आदमी को साहस तो है लेकिन बुरे नियत से है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दुस्साहस। ये देखिए आप, साहस तो है लेकिन नीयत अच्छी नहीं है, बुरी नीयत है, इसलिए उसको दुस्साहस बोलते हैं। कोई किसी को गाली बक देता है बड़े व्यक्ति को, तो उसको दुस्साहस कहेंगे। ठीक है ना, दुस्साहस कई बार पॉजिटिव भी होता है, छोटे बच्चे कई बार सामना कर लेते हैं तो हम उनका दुस्साहस ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये, क्योंकि दुह जो शब्द है ये बुरे के अर्थ में प्रयोग होता है, ये उपसर्ग जो है बुरे के अर्थ में प्रयोग होता है, तो ऐसे ये दुस्साहस है। ठीक है, ऐसे निह प्लस सार देखिए, निह प्लस सार, सार रहित, कोई सार नहीं हो जिसमें, ये निस्सार जगत है। जगत को क्या कहा है संतों ने, निस्सार। ये देखिए आप, इस तरह से हम संधि विसर्ग से ये बनाते हैं। सय की तीनों से हो गए, उस सय का कोई शब्द है नहीं तो वो उसी में बदलेगा, नियम यही है। आगे देखिए, अब बचा रे, अब बचा रे भाई। अब हमने सारे कर लिए, सारे व्यंजन आ गए, सारे स्वर आ गए। अब विसर्ग के आगे यदि, अब विसर्ग के आगे यदि रे ही खुद आ जाए तब क्या करेंगे, क्योंकि रे तो बन रहा था सामान्य नियम में, रे तो सामान्य नियम में बन रहा था। फिर तो इसके लिए एक तरीका निकाला, किसने निकाला, व्याकरणों ने, व्याकरणाचार्यों ने निकाला। और वो क्या निकाला कि नी प्लस रस अगर है, तो जैसे मैंने लिखा है इसमें कि रे तो बनेगा, तो रे अगर विसर्ग के सामने रे आ जाए, स्वयं रे आ जाए, तब क्या हो, आधा रे तो बनना नहीं है, आधा रे कहाँ लगाओगे फिर, और फिर क्या स्थिति बनेगी, तो फिर वो क्या बनता है, विसर्ग वाले वर्ण की दीर्घ मात्रा हो जाती है। अब देखिए, विसर्ग वाले वर्ण की दीर्घ मात्रा हो जाती है, तो यहाँ छोटी मात्रा है नी, छोटी मात्रा है तो इसकी मात्रा बड़ी हो जाएगी और विसर्ग घट जाएगा। ये जरा ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, नीरस। तो कभी भी हम इसको निरस नहीं बोलेंगे, नीरस बोलेंगे, क्योंकि अब विसर्ग नहीं है संधि में। संधि होते ही विसर्ग घट गया और उसमें परिवर्तन क्या हुआ, उस मात्रा में दीर्घीकरण हो गया। ऐसे नी प्लस रोग है, नी प्लस में निरोग नहीं कहेंगे हम कहेंगे नीरोग, बड़ी मात्रा, नीरोग। ये देखिए आप, इसमें आप काफ़ी गलतियां करते रहते। तो विसर्ग को हमने इसमें किसमें परिवर्तित कर दिया, विसर्ग से, विसर्ग वाले वर्ण की मात्रा में हमने दीर्घीकरण कर दिया, बड़ी मात्रा कर दी हमने। तो नीरस, नीरोग, नीरुजता, ऐसे ही शब्द बनते रहते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एक दू का भी उदाहरण है, दू प्लस राज, बुरा राज, उसको हम क्या बोलते हैं, दूराज हो जाएगा, ये बड़ा दूराज। ये देखिए आप, तो जहाँ जहाँ भी रे आएगा विसर्ग के सामने, वो विसर्ग वाली जो ध्वनि है, विसर्ग वाला जो वर्ण है, वो अपनी बड़ी मात्रा के साथ उसमें आ जाएगा और विसर्ग घट जाएगा। तो ये आपका विसर्ग के साथ जब रे आ रहा था तो था। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब आप अभ्यास करेंगे। अब आता है तीसरा नियम। ये तो थे विशेष, दूसरा हो गया था। अब तीसरा क्या है, अब
तीसरी स्थिति ऐसी है जब ये नियम नहीं लगे तो फिर हम क्या करेंगे, विसर्ग को ओ में बदल देंगे। ये देखिए आप, कोई भी व्यंजन सामने आए, स्वर तो आएगा नहीं, स्वर में तो मैंने बताया था कोई अपवाद है ही नहीं, तो कोई व्यंजन आ जाए और ये पिछले नियम नहीं लग रहे हों, पिछले नियम अगर नहीं लग रहे हों, देखिए पहला दूसरा नहीं लग रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका विसर्ग का क्या कर देंगे, ओ। तो जैसे उदाहरण देखिए आप, ये आपको अपने अभ्यास से ही करने पड़ेंगे। माने अगर इसमें आप नियम खोजने लगोगे तो भटक जाओगे और याद भी नहीं होगा कुछ। और नियम कितने याद करोगे नियम ऐसे, क्योंकि हिंदी व्यवहार की भाषा है, तो व्यवहार से ज़्यादा सीखो इनको। तो मन है प्लस योग, अब इसमें कोई आपका जो है पिछला नियम काम नहीं आ रहा, तो आप सीधे क्या लिखेंगे, मनोयोग, मनोयोग। लेकिन जब ये आ जाए मन है प्लस ताप, तब नियम लग जाएगा, क्योंकि तय है, तो तय के साथ विसर्ग हमेशा अपने ही सह में बदलेगा, यानी कि दंत्य सह में। तो क्या हो जाएगा, ये मनस्ताप। इस तरह आप इनको सीखेंगे, ये हो जाएगा मनस्ताप, तय के साथ तो ये नियम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां फिर देखिए आप, मन है प्लस रोग, अब इसमें मात्रा क्या करोगे, अब मात्रा तो बड़ी होगी नहीं, इसमें मात्रा तो बड़ी होगी नहीं, क्योंकि ए ही है इसमें। तो आ का आ दीर्घीकरण, मना रोग तो होता नहीं है कोई, तो हम क्या लिखेंगे इसको, मनोरोग। ये दीर्घीकरण है एक तरह से, तो इसमें भी ओ बन गया आपका, मनोरोग, ठीक है। ये देखिए आप, यश है प्लस धरा, जिसने यश धारण कर लिया है, या धरा पर जिसका यश है, वैसे तो धारण करना होना चाहिए, यश है प्लस धरा। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यशोधरा, ओ में बदल जाएगा ये देखिए आप, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देखिए बनते हैं। तो जब भी आपको कोई नहीं मिले तो ये आ जाएंगे इसमें। लेकिन कई बार कुछ बदलता नहीं, जैसे अधय, एक उदाहरण देख लीजिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। अधय प्लस गति, ये तो आपका हो जाएगा अधोगति, ये तो क्या हो जाएगा आपका अधोगति, ओ में बदल गई। लेकिन जब अधय पतन आए, तब वैयाकरणाचार्य बोलते हैं कि इसमें ओ नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, अधय पतन, यानी कि कोई संधि नहीं है इसमें। अब अधोपतन नहीं, हम अक्सर अधोपतन बोल देते हैं, जबकि अधोपतन नहीं होता, ये क्या होता है, अधय पतन, अधय पतन ही बोला जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, आप उनको देख लेना जिनमें संधि नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि हमारी कंप्लीट होती है। सारी चीजें आ गई, स्वर आ लिया तो हमारा क्या बना, एक क्विक रिव्यू देखते हैं इसका, कि जब विसर्ग के सम्मुख स्वर आ जाता है तो वो विसर्ग अनिवार्य रूप से रे में बदलेगा, रे आधा, और जो भी स्वर उसके सामने है उसी की मात्रा उसके साथ लग जाएगी। जैसे निराहार, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। दुरुपयोग बताया था, दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। अच्छा एक और देखिए, जैसे उदाहरण इसी में ही एक उदाहरण देखिए इसका, दु प्लस अवस्था बता दिया क्या मैंने ये, तो ये क्या हो जाएगा, दुरवस्था, बता दिया शायद ये तो मैंने। अब जैसे एक और है उदाहरण, जैसे नि प्लस अव्यव, तो ये क्या बनेगा, निरव्यव, निरव्यव। देखिए निरा शब्द नहीं होगा इसमें, तो इस तरह से ये आप स्वर के साथ है। फिर व्यंजनों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अगर सामने आ जाएं तो भी विसर्ग का रे बनता है सामान्यतया, और ये वे ले आ जाएं तो भी विसर्ग का सामान्यतया रे बनता है, और ये रे आधा होता है और ये उस वर्ण के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। विसर्ग का आधा रे हो जाता है। दूसरा नियम था हमारा कि विसर्ग के सामने विशेष परिस्थितियां, जैसे क आ जाए, क्योंकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम तो आ लिए, अब बचे दूसरे और पहले और दूसरे, तो ख से, तो अगर ख हो तो भी, ख आ जाए, ख से कोई शब्द बन जाए, आ जाए तो भी, तो क के ज़्यादा शब्द आते हैं, इसलिए मैंने कई लिखा है यहाँ पर। तो इसमें क्या दोनों बदलते हैं, श्रेय बनता है मूर्धन्य और दंत्य भी, ज़्यादातर इसमें कौन सा बनता है, मूर्धन्य। च और छ आएंगे क्योंकि तालव्य है, तो तालव विषय बनेगा अनिवार्य रूप से,
तय और ठय क्योंकि मूर्धन्य तो अनिवार्य रूप से इसमें श ही बनेगा विसर्ग का। तय थे भी आ सकता है यहाँ पर, तो तय क्योंकि ज़्यादा आता है इसलिए तय अगर आता है तो अनिवार्य रूप से दंत्य बनेगा क्योंकि तय वर्ग दंत्य में है। तय है तो भी मूर्धन्य से ही है, दूसरे से की हमें कोई जानकारी अभी है नहीं कोई शब्द की। अब अगर से आ जाए तो भाई ऊपर हमने से ही तो बनाए हैं, लेकिन खुद से आ जाए तब यही से बन जाएंगे विसर्ग के। अगर सामने तालव्य है तो तालव्य से, सामने यदि मूर्धन्य है तो मूर्धन्य, सामने यदि दंत्य है तो दंत्य। ज़्यादातर तालव्य और दंत्य से आते हैं, उसके शब्द कम हैं संस्कृत में। अब आती है समस्या कि रे सामने आए तब क्या करें, क्योंकि स्वरों के साथ और तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण ये वे ले के साथ ये रे में बदल गया था। तो अब खुद रे आ जाए तब क्या करें। जैसे एक उदाहरण में देता हूं आपको फिर दोबारा से कि नी प्लस रव आ जाए, नी प्लस रव माने कोलाहल, आवाज, ध्वनि, तब क्या करें। अब रे का तो आधार है, तो विसर्ग का आधार है बनेगा नहीं यहाँ पर, तो ये अपनी मात्रा में वृद्धि करके छुप जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नीरव, चुप्पी इसको बोलते हैं, बड़ी मात्रा लग गई है इसमें देखिए। तो ऐसी नीरस है, ऐसी नीरोग है, ठीक है। अच्छा, नीरज को इससे कभी मत कंपेयर करना, नीरज शब्द अलग है। नीरज में नी प्लस रज नहीं है, हालांकि वो बन सकता है नी प्लस, आपके हिसाब से नी प्लस रज बन सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या निकलेगा फिर। रज माने धूल, धूल रहित, स्वच्छ, ठीक है। अच्छा ये चलो अभी देखें, इसे कमाल देखते हैं शब्दों का। लेकिन नीरज की जो उत्पत्ति है वो हुई है नीर प्लस जय। जय इसमें क्या है, प्रत्यय है, और जय का मतलब होता है उत्पन्न होना। जो पानी में उत्पन्न हो उसको हम क्या बोलते हैं, नीरज। नीरज, और पानी में उत्पन्न होता है कमल, तो कमल का पर्यायवाची है नीरज, और कमल होता है स्वच्छ, क्योंकि पानी में रहता है ना तो मिट्टी तो उसमें आएगी नहीं। तो इसलिए ऊपर वाला जो अगर संधि करे आप नी प्लस रज, धूल रहित यानी कि स्वच्छ, और नीरज का मतलब कमल। कमल क्योंकि पानी में है, पानी में होने के कारण उसमें कोई धूल रहेगी नहीं, तो वो अपने आप ही स्वच्छ हो गया। तो ये दोनों बड़े कमाल के शब्द हैं, आप देखना ध्यान से। लेकिन अगर जब भी कभी नीरज आ जाए तो आप हमेशा ये प्रत्यय वाला करना, ये संधि वाला मत करना, क्योंकि संधि किस किस को समझाते फिरोगे आप। ये तो मैंने वैसे आपको बताया है कि शब्दों का चमत्कार देखिए आप किस तरह से एक जैसा मिल जाते हैं ये, ठीक है। तो रे आ जाए तो ये बड़ी मात्रा हो जाती है। तीसरा जो नियम था वो ये था कि अब इन केसेस के अलावा जो भी स्थितियां बनेंगी विसर्ग के साथ, वो सब हम क्या कर देंगे, ओ बना देंगे। 4-5 ऐसे शब्द हैं जिनमें ओ नहीं बनता, संधि नहीं होती, मतलब जैसे मैंने आप बताया था अभी अधः पतन, तो इसी तरह से, ठीक है ना। मनः प्लस स्थिति, मनः स्थिति रहता है उसका, मनोस्थिति नहीं बनता, लेकिन मनोयोग बनेगा, मनोरथ बनेगा, ठीक है ना, यशोधरा बनेगा। तो इस तरह से चीज़ें आपकी, मनोरम बनेगा, इस तरह से ये आपके अधोगति बनेगा, तमोगुण बनेगा, ऐसे मनोकामना बनेगा, मनः प्लस कामना से, मनः प्लस रंजन से मनोरंजन बनेगा, इस तरह से तपह प्लस बल से तपोबल बनेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप विसर्ग संधि का करेंगे, और इसी के साथ हमारा संधि का जो हमने टॉपिक लिया था वो आज यहीं समाप्त होता है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आप कभी भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई क्या कोई भी भ्रम आपको पैदा हो जाए, किसी किताब में कोई लिखा हो और आपको लगे कि भाई यहाँ कुछ बताया था किताब में कुछ अलग है, तो आप उसके बारे में निसंकोच होकर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।